बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इंडियन नर्सेस प्रिपरेशन एकेडमी। मेरा नाम ज़ीशान अहमद है और आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जो आज हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, मतलब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफाइन डायबिटीज़ मेलाइटस। हम देखेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है और इंसुलिन जो है कैसे काम करती है, और ग्लूकोज का क्या रोल है और कौन से टाइप्स की डायबिटीज़ होती है और क्या काजेज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या है और ट्रीटमेंट क्या है डायबिटीज़ मेलाइटस की, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो डायबिटीज़ मेलाइटस, commonly known as diabetes, is a metabolic disease that causes high blood sugar. The hormone insulin moves sugar from the blood into cell to be stored or used for energy. With diabetes, body either does not make enough insulin or cannot effectively use the insulin it does make. डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, इसको डायबिटीज़ के नाम से पहचाना जाता है और जो है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या डिजीज़ है। डिसऑर्डर भी कहते हैं, डिजीज़ भी कहते हैं, मेटाबॉलिक। और जो इसमें होता क्या है कि जो ब्लड में शुगर लेवल होती है या ग्लूकोज लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हार्मोन इंसुलिन है, जो हार्मोन है जिसका नाम इंसुलिन है, उसका काम क्या होता है कि शुगर को मूव कराता है ब्लड से सेल की तरफ। ब्लड में जो शुगर सर्कुलेट हो रही होती है, उसको सेल तक जो पहुंचाने का काम होता है वो इंसुलिन का होता है, ठीक है। ये हेल्प करती है। अगर इंसुलिन ना हो तो शुगर सेल तक मूव नहीं होगी, ब्लड में जो है वो घूमती रहेगी। और ये जो शुगर सेल तक जाती है तो उसका या तो एनर्जी बॉडी के लिए बनती है या तो अगर एक्स्ट्रा होती है शुगर तो फिर स्टोर हो जाती है, ठीक है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि बॉडी क्या करती है, या तो इंसुलिन नहीं बना पाती, जैसे हमारी बॉडी का जो पेनक्रियाज है, जो बीटा सेल्स होते हैं ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, या तो उन बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो जाती है, या इंसुलिन जो बनती है वो इफेक्टिव नहीं होती और वो जो है अपना पूरी तरह काम नहीं कर पाती, मतलब रेजिस्टेंस हो जाता है इंसुलिन का। तो रिजल्टिंग क्या होता है कि ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सर्कुलेटिंग ब्लड जो है उसमें लेवल शुगर की या ग्लूकोज की इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि इंसुलिन कैसे काम करती है, हाउ इंसुलिन वर्क्स। इंसुलिन इज़ अ हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि दैट कम्स फ्राम ग्लैंड सिचुएटेड बिहाइंड एंड बिलो द स्टमक, पेनक्रियास, जो मैंने डिस्कस किया कि ये पेनक्रियास से इंसुलिन आती है। और पेनक्रियास कहाँ पे है? स्टमक के बिहाइंड में है, और ठीक है ना, और बिलो है, थोड़ा सा स्टमक से बिलो है। तो ये हो गया। द पेनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन इन टू द ब्लड स्ट्रीम। पेनक्रियाज का क्या करता है कि इंसुलिन को सीक्रेट करता है ब्लड स्ट्रीम में। फिर जो है इंसुलिन सर्कुलेट होती है, इंसुलिन सर्कुलेट होके एबलिंग शुगर टू इंटर सेल। वही बात है कि ये जो है शुगर को सेल में जो है इंटर करवाती है इंसुलिन। इंसुलिन लोअर द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड स्ट्रीम। वही बात हो गई कि इंसुलिन क्या करती है कि शुगर का जो अमाउंट है वो कम करती है ब्लड स्ट्रीम से। मतलब कैसे कम करती है कि ये जो है सेल तक उसको मूव करवा देती है शुगर को, तो ब्लड में ज़ाहिर बात है कम होगी। तो ये इंसुलिन ऐसे काम करती है। अब देखते हैं कि ग्लूकोज का क्या रोल है। ग्लूकोज या शुगर ये एक ही चीज़ है। ग्लूकोज शुगर, मतलब ग्लूकोज एक शुगर ही है
इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का सोर्स है। ये जो ग्लूकोज या शुगर ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये जो है फर्स्ट लाइन सोर्स है ऑफ एनर्जी का, क्विक सोर्स है एनर्जी का, ठीक है ना। ये हम फिर न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और जो है फैट, विटामिन्स, ये जो है सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सेल मेक अस मसल्स एंड अदर टिश्यू, हमारे मसल्स के लिए और अदर टिश्यूज़ के लिए हमें जो है ये शुगर चाहिए होती है, ठीक है। ग्लूकोज कम्स फ्राम टू मेजर सोर्सेज, ग्लूकोज जो हमें मिलता है उसके दो मेजर सोर्सेज होते हैं, फूड एंड लिवर। या तो फूड से मिलता है, हम जो चीज़ खाते हैं उससे डाइजेस्ट होके हमें ग्लूकोज मिलता है, या तो हमारी लिवर में स्टोर हुआ होता है, फिर जो है वो लिवर हमें प्रोवाइड करती है अगर हम खाने में कम लेते हैं तो। जैसे हम फास्टिंग में होते हैं तो फिर जो है हमें लिवर ग्लूकोज प्रोवाइड करती है। ये आगे हम जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। शुगर इज़ एब्जॉर्ब्ड इन टू दी ब्लड स्ट्रीम, शुगर क्या होती है कि ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब्ड होती है। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ये कार्बोहाइड्रेट जो हमारा जो है एब्जॉर्ब होता है, वह इट एंटर द सेल विथ दी हेल्प ऑफ इंसुलिन, फिर जो है ये ब्लड स्ट्रीम आके फिर ये सेल तक पहुंचती है, किससे, इंसुलिन की हेल्प से। यूर लिवर स्टोर्स एंड मेक्स ग्लूकोज, फिर जो है अगर ज़्यादा शुगर होती है तो हमारी लिवर स्टोर करती है, फिर जब ज़रूरत होती है तो ग्लूकोज बना के देती है, ठीक है। व्हेन ग्लूकोज लेवल आर लो, जब ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाती है तब सच एज व्हेन, तब क्या करती है, पेशेंट हैव नॉट ईटन इन अ वाइल, पेशेंट जो है जब कोई ईट करता है, पेशेंट हैव नॉट ईटन, पेशेंट जब कोई खाना नहीं खाता तो क्या करती है, द लिवर ब्रेक डाउन स्टोर ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, फिर जो है लिवर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर जो है ये ब्लड में जो है ग्लूकोज दे देती है लिवर। तो इस तरह ये नॉर्मल रेंज मेंटेन रहती है ग्लूकोज की ब्लड में, ठीक है। लिवर में क्या होता है कि ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होती है शुगर हमारी, ग्लाइकोजन फॉर्म में, ठीक है। और जब बॉडी को ज़रूरत होती है, ब्लड को ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन से कन्वर्ट होके फिर ग्लूकोज वो ब्लड में आता है। तो ये ग्लूकोज का रोल था। अभी हम देखते हैं कि देयर आर अ फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ के टाइप्स हैं ये हम अभी देखते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहा जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। और टाइप 2 जो है डायबिटीज़, इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहा जाता है। दो ये टाइप हो गए, टाइप 1, टाइप 2, और थर्ड जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़, ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है, ये थर्ड टाइप है। अच्छा ये याद कर लें, टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, IDDM, ठीक है। और टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। अभी हम देखते हैं कि टाइप 1 में क्या होता है, इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। ये जो टाइप 1 है ना, ये ऑटो इम्यून है। द इम्यून सिस्टम अटैक एंड डिस्ट्रॉय सेल इन द पेनक्रियास, वही बात हो गई कि ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, अटैक करता है पेनक्रियास के बीटा सेल्स को, वर इंसुलिन इज मेड, जहाँ पे इंसुलिन बनती है। इट्स अनक्लियर वाट काज दिस अटैक, ये क्लियर नहीं है कि अटैक क्यों करता है हमारी बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम पेनक्रियास को। अबाउट 10% ऑफ पीपल विथ डायबिटीज़ हैव दिस टाइप, तकरीबन 10% जो डायबिटीज़ है इस टाइप की डायबिटीज़ है, टाइप 1। बाकी जो 90% डायबिटीज़ है वो टाइप 2 है, मतलब मोस्ट कॉमन जो है टाइप 2 है, ये लेस कॉमन है टाइप 1। टाइप 1 जो है मोस्टली जो है
अंडर 13 ईयर एज में होता है। एडोलसेंट एज मतलब 20 25 15 साल, मतलब 30 साल से कम उम्र वालों को ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। और टाइप 2 जो डायबिटीज़ है ये तकरीबन 40 से अबो एज में मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, टाइप 2 की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकर व्हेन योर बॉडी बिकम रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एंड शुगर बिल्ड अप इन योर ब्लड। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है टाइप 2 में, और शुगर जो है बिल्डअप हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि ब्लड से जो मूव कराती है शुगर को वो इंसुलिन है। इंसुलिन यहाँ पे अफेक्टिव नहीं है टाइप 2 में। टाइप 1 में इंसुलिन की डिफिशिएंसी है, इंसुलिन ही नहीं बन रही। टाइप 2 में या तो इंसुलिन कम मिकदार में है या तो रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस, इंसुलिन अफेक्टिव काम नहीं कर रही टाइप 2 में। टाइप 1 में है ही नहीं इंसुलिन। क्लियर। गेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ हाई ब्लड शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती है। इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो है इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन रिलीज़ होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसके कारण इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती तो डायबिटीज़ हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है। काजेज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, अभी हम काजेज देखते हैं। द एग्जैक्ट काज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ अननोन। एग्जैक्ट काज कोई भी हमें पता नहीं है अब तक कि क्या काज है टाइप 1 डायबिटीज़ का। वाट इज़ नोन, क्या हमें पता है, इज़ दैट इम्यून सिस्टम विच नॉर्मली फाइट हार्मफुल बैक्टीरिया or viruses attack and destroys insulin producing beta cell in the pancreas. This leaves with little or no insulin। मतलब कि ये ऑटो इम्यून सिस्टम के तहत हमारे बीटा सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती या जो है लिटिल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू सेल शुगर बिल्ड अप इन द ब्लड स्ट्रीम। वही बात है। टाइप 1 इज़ thought to be caused by a combination of genetic susceptibility and environmental factor। टाइप 1 जो है ये भी काज हो सकता है कॉम्बिनेशन, एक जेनेटिकली, जैसे मेरे जो हैं फैमिली हिस्ट्री में कोई है डायबिटीज़ वालदेन में, तो वो जेनेटिक में आ जाएगा और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आ जाएं। ये जब कॉम्बिनेशन में आ जाएं तो फिर मुमकिन है कि टाइप 1 उसको हो सकती है। थाट एग्जैक्टली वाट दोज फैक्टर आर इज़ स्टिल अनक्लियर, लेकिन ये भी अभी क्लियर नहीं है। वेट इज़ नॉट बिलीव्ड टू बी अ फैक्टर इन टाइप 1 डायबिटीज़। ओवरवेट जो है ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में ओवरवेट की वजह से ये टाइप 1 हो, लेकिन टाइप 2 में ओवरवेट की वजह से टाइप 2 होती है डायबिटीज़। ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ कैन डेवलप एट एनी एज। ये किसी एज में भी डेवलप हो सकती है। इट ऑफन अपीयर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एडोलसेंट, लेकिन ज़्यादातर जो केस होते हैं ये चाइल्डहुड या एडोलसेंट में होते हैं। जैसे मैंने बताया कि 30 ईयर से पहले टाइप 1 और टाइप 2 40 ईयर के बाद। काजेज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, एग्जैक्टली वाई दिस हैपन इज़ अनसर्टेन। ये भी, इसका भी कोई एग्जैक्टली काज पता नहीं हमें। अल्थार्ड इट्स बिलीव्ड दैट जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ 2। इसमें यह है कि टाइप 2 में जो है एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर ये प्ले रोल करते हैं ज़्यादातर। बीइंग ओवरवेट इज़ स्ट्रांगली लिंक्ड। ओवरवेट जैसे मैंने टाइप 1 में बताया कि नहीं है, इसमें स्ट्रांगली लिंक्ड है टू द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, बट नॉट एवरीवन विथ टाइप 2 इज़ ओवरवेट। लेकिन जितने भी केस होते हैं तो सारों में ओवरवेट काज नहीं होता। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ दी मोर कॉमन टाइप, ये मोर कॉमन जैसे मैंने बताया 90% जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस हैं। कैन डेवलप एट एनी एज, था इट्स मोर कॉमन इन
people older than 40 years. ठीक है. Causes of gestational diabetes. During pregnancy, the placenta produce hormones to sustain pregnancy. These hormones make cells more resistant to insulin. समझ आ गई. प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा में एक हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है. वो क्या करता है कि हार्मोन्स मेक सेल मोर रेजिस्टेंस. ये सेल में जो है रेजिस्टेंस पैदा कर देता है इंसुलिन की. ठीक है. नॉर्मली पेनक्रियाज रेस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग इनफ एक्स्ट्रा इंसुलिन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, बट समटाइम पेनक्रियाज कैन नॉट कीप अप. नॉर्मली जो है पेनक्रियाज रेस्पॉन्ड करता है, प्रोड्यूस करता है इनफ एक्स्ट्रा इंसुलिन, फिर प्रोड्यूस करता है प्रेगनेंसी में ताकि वो रेजिस्टेंस कम हो सके, ओवरकम करने के लिए रेजिस्टेंस को. लेकिन कभी कभार क्या होता है पेनक्रियाज कैन नॉट कीप अप, फिर वो जो है हैंडल नहीं कर पाता पेनक्रियाज, जिसकी वजह से फिर डायबिटीज़ होती है. व्हेन दिस हैपन टू लिटिल ग्लूकोज गेट्स इनटू सेल एंड टू मच स्टे इन ब्लड. सेल को ग्लूकोज कम मिलता है और ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज रहता है, रिजल्टिंग इन गेस्टेशनल डायबिटीज़. रिजल्टिंग यही हो जाता है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है. रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैमिली हिस्ट्री है, मतलब जेनेटिक फैक्टर इसमें आ गए फैमिली हिस्ट्री में. एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे स्ट्रेस है और ओवरवेट है, कोई और डिजीज़ है, और द प्रेजेंस ऑफ डैमेज इम्यून सिस्टम सेल्स, ऑटो एंटीबॉडीज़, ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं. ओवरवेट हो गया, लेकिन टाइप 2 में, टाइप 1 में ओवरवेट नहीं है. इनएक्टिविटी मतलब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो लेज़ी बंदा रहता है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता. हाई ब्लड प्रेशर हो गया और एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल. तो ये रिस्क फैक्टर थे डायबिटीज़ के. सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, पॉलीफेजिया मतलब इंक्रीज हंगर, भूख ज़्यादा लगती है, उसको पॉलीफेजिया कहते हैं. पॉलीडिप्सिया इंक्रीज थर्स्ट मतलब प्यास ज़्यादा लगती है. और पॉलीयूरिया मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. ठीक है. वेट लॉस होगा और बिलरी वियन होगी और एक्सट्रीम फटीग होगी, और जो ज़ख्म होगा वो हील नहीं होगा, जल्दी टाइम लेगा हीलिंग में. डायग्नोस कैसे करेंगे? तो डायग्नोस के लिए जो है हम ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग करते हैं, जो कि नॉर्मल फास्टिंग हमारी जो होनी चाहिए प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल की वो 8-12 आवर्स होनी चाहिए. मतलब अगर हम सैंपल लेंगे तो उससे पूछेंगे कम से कम 8 घंटे से 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया तो हम आपका सैंपल लेंगे. ठीक है. या हम पहले बता देते हैं 8 से 12 घंटे कुछ भी नहीं खाना, फिर आके सैंपल देना है. तो 8 से 12 घंटे नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 70 to 100 mg पर डेसीलीटर. ठीक है. ये नॉर्मल होनी चाहिए 70 to 100 mg पर डेसीलीटर. इंक्रीज आफ्टर मील, खाने के बाद तो ज़ाहिर बातें बढ़ जाएगी. एंड रिटर्न बैक टू लेस देन 140 mg पर डेसीलीटर एट 2 आवर्स ऑफ फीडिंग. खाने के 2 घंटे बाद 140 या उससे कम होनी चाहिए. ये नॉर्मल जो है ग्लूकोज फास्टिंग है. उसके बाद दूसरी टेस्ट करवाते हैं HbA1c. HbA1c जो हमें बताती है ये प्रीवियस 3 महीने से 4 महीने तक हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कितनी रही है ब्लड में, उसका रिकॉर्ड ये HbA1c बताती है 3 से 4 महीने तक का. ठीक है. ये हम ब्लड से सैंपल लेते हैं और इसकी नॉर्मल रेंज होती है 4 to 6.5%. ये नॉर्मल रेंज है और 6.5% से अगर अबव आए तो ये डायग्नोज हो जाता है कि इसको 3 महीने तक जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस रही है प्रीवियस में, मतलब नॉर्मल से अबव है. और अगर 8% से ज़्यादा आ जाए तो ये इंडिकेट करता है पुअर डायबिटिक कंट्रोल, मतलब ये पुअर कंट्रोल है डायबिटिक.
8% से ज़्यादा है, और 6.5% से ज़्यादा है तो ये मतलब डायबिटिक पेशेंट है, डायग्नोज हो जाएगा। उसके बाद ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। इसको जो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं, और ये जो है हमें बताती है रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है ना, ये हमें एक्यूरेट ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बताती है। इसमें क्या करते हैं कि हम पहले एक फास्टिंग में सैंपल लेते हैं, फिर जो है उसको ग्लूकोज दे के 70 या 90 ग्राम या 120 ग्राम ग्लूकोज दे के 2 घंटे के बाद फिर सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि ग्लूकोज टॉलरेंस बॉडी कर रही है नहीं कर रही, और इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं, उससे पता चलता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी एक टेस्ट करवाते हैं यूरिन से, जो कि हमें ग्लूकोज बताती है, कीटोन यूरिया बताती है। डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस होता है जिसमें कीटोन आते हैं कि यूरिन में, तो ये यूरिन में पता चलता है। ट्रीटमेंट क्या है? डाइट मॉडिफिकेशन है, जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, मतलब शुगर वाली चीज़ें जितनी भी हैं वो लो देंगे। ठीक है, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज, ठीक है, हम उसको एडवाइस करेंगे कि भाई एक्सरसाइज करें, फिज़िकल एक्टिविटी करें। और वेट लॉस, ठीक है, उसको कहेंगे कि वेट अपना थोड़ा कम करें। ठीक है, और टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या है कि इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन डिफिशिएंसी हो रही थी ना हार्मोन की, तो हम ये आर्टिफिशियल इंसुलिन देते हैं टाइप 1 में। और टाइप 2 में क्या करते हैं कि हम ओरली ड्रग्स देते हैं, एंड ड्रग बाय माउथ, सम टाइम इंसुलिन, कभी कभार फिर आगे चल के ओरली ड्रग्स जब काम नहीं करती तो फिर हम इंसुलिन देते हैं, वरना अदरवाइज़ जो फर्स्ट लाइन ड्रग है टाइप 2 की, वो हम जो ग्लूकोफेज दे रहे होते हैं, और भी काफ़ी सारे हैं टेबलेट्स, ठीक है, वो देते हैं। आगे चल के अगर ये काम नहीं करती तो फिर इंसुलिन भी देते हैं। ठीक है, ये थी ट्रीटमेंट। और टाइप 1 डायबिटीज़ का ये थोड़ा सा वो बताया है कि इंसुलिन इज़ मेन ट्रीटमेंट फॉर टाइप 1 डायबिटीज़, वो हमने डिस्कस कर लिया। रिप्लेसमेंट हार्मोन बॉडी इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस, वही बात है। अच्छा, ये जो हम इंसुलिन देते हैं इसके टाइप्स थोड़े समझ लें, जो काम की चीज़ें। हमारे पास जो इंसुलिन है वो 4 टाइप्स की हैं: रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो है ये 15 मिनट में अपना काम स्टार्ट कर देती है, और 3 से 4 घंटे तक इसका जो है असर रहता है, शुगर को कंट्रोल रखती है। शॉर्ट एक्टिंग जो है ये 30 मिनट में अपना काम स्टार्ट करती है, और इसका जो है 6 to 8 आवर्स तक असर रहता है, ये कंट्रोल रखती है शुगर को। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो है ये 1 to 2 आवर्स में काम अपना स्टार्ट करती है, और 12 से 18 घंटे तक ये अपना काम करती है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है ये फ्यू आवर्स आफ्टर इंजेक्शन एंड लास्ट 24 आवर्स आर लॉन्गर, इसलिए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इसको नाम रखा गया है। कुछ घंटे में अपना काम स्टार्ट करती है, लेकिन 24 घंटे तक काम करती है। इंटरमीडिएट 1 से 2 घंटे में, और 12 से 18 घंटे तक ये अपना काम करती है। शॉर्ट एक्टिंग क्या करती है, 30 मिनट में स्टार्ट करती है, 6 से 8 घंटे तक ये अपना काम करती है। रैपिड एक्टिंग ये जो है 15 मिनट में काम स्टार्ट कर देती है, और ये 3 से 4 घंटे तक काम करती है। ये तेज़ गाम है भाई, बड़ी तेज़ गाम है। अच्छा, ये नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये 17 वाले थोड़ा देख लें कि कौन कौन सी नर्सिंग डायग्नोज हम बना सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस में। रिस्क फॉर अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज डिफिशिएंट नॉलेज, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, ये थोड़े देख लें। ठीक है, बाकी 16 में ये नहीं आती चीज़ें। अच्छा, ये समरी है टोटल डायबिटीज़ मेलाइटिस की। टाइप 1 में क्या होता है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट है टाइप 1, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है टाइप 2। इसमें क्या होता है कि डिफिशिएंसी फॉलो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इनेबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। इसमें क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है टाइप 2 में, या आर डिफेक्टिव इंसुलिन प्रोडक्शन।
पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, बिलरिवियन, फटीग, वेट लॉस, इसमें भी वही हो रहा है। पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये जो है ना ये एक स्पेसिफिक साइन है, देख लें टाइप 2 की, ये टाइप 1 में नहीं हो रहा। स्लो हीलिंग वुंड, ठीक है, ये दोनों में हो रहा है। कीटो एसिडोसिस जो है ना ये टाइप 1 में होता है। अभी कीटो एसिडोसिस मोस्ट कॉमन टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी मोस्ट कॉमन टाइप 2 में होती है। ये चीज़ें दो डिफ्रेंशिएट देख लें, कीटो एसिडोसिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। फिर मैनेजमेंट जो है टाइप 1 में इंसुलिन है, डाइट है, एक्सरसाइज है, और ब्लड शुगर चेक कराते रहें। डाइट, एक्सरसाइज, यहाँ पे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स आ गई, ये जो ग्लूकोफेज वगैरह है, और फिर इंसुलिन भी ऑप्शन में है, लेकिन बहुत कम मरीज में ये देते हैं, ठीक है। और इसको टाइप 1 को क्या कहते हैं, एब्रप्ट सिम्पटम ऑनसेट, इसमें जो है अचानक सिम्पटम्स आ जाते हैं टाइप 1 में, और यूजुअली अंडर 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इसमें एब्रप्ट सिम्पटम्स ऑनसेट होते हैं, और टाइप 2 में ग्रेजुअली सिम्पटम्स ऑनसेट, ग्रेजुअली सिम्पटम्स ऑनसेट, ये चीज़ें थोड़ी डिफ्रेंशिएट देख लें, ठीक है। तो ये था आज का हमारा डायबिटीज़ मेलाइटिस। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।